जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश, दो पड़ोसी देश किस तरीके से अपने अस्तित्व, अपनी कहानी के साथ साथ अपने विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। नई दिल्ली में एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बांग्लादेश की पूरी सरकार आग बबूला हो गई। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सीधे भारत सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि ये हमारी संप्रभुता का अपमान है, ये हमारे शहीदों का अपमान है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली काम, सबसे पहला जो मुख्य विषय है, ये सब उस दिन हुआ जब बांग्लादेश में लोग जुलाई क्रांति की दूसरी वर्षगांठ मना रहे थे। और ठीक उसी दिन दिल्ली से एक आवाज गूंजी, शेख हसीना की आवाज। किस तरीके से, क्या आवाज गूंजी? शेख हसीना ने अब अपने देश में अपने वतन के लिए लौटने के लिए जो है आवाज उठा दी है। दिल्ली से उन्होंने आवाज गूंजी है, शेख हसीना की आवाज यही है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या फिर भारत बांग्लादेश रिश्तों में एक नए तूफान की शुरुआत थी। आज की इस कहानी में मुख्य विषय यही रहेगा कि बांग्लादेश या शेख हसीना, जो कि इतने लॉन्गेस्ट है, बांग्लादेश की लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ प्राइम मिनिस्टर रही हैं, आज की इस कहानी में पूरे विवाद को हम यही समझेंगे कि अगर इस पूरे तरीके से भारत और बांग्लादेश की किस प्रकार से शानदार रिश्ते रहे हैं और किस तरीके से हम उस रिश्ते को आसानी से गंवाते जा रहे हैं, किस तरीके से हमारी विदेश कूटनीति पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। ये पूरा मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के फॉरेन पॉलिसी, क्यों इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ नेबरहुड और डिप्लोमेसी भी इसमें जुड़ी हुई है। बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स को तो हम साइड में रखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे ही लोग थे जो आज अलग देश में चले गए हैं। ठीक है, बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, लेकिन पूरा विवाद क्या है, पूरी कहानी क्या है, आखिर क्या चाह रही है बांग्लादेश की आवाम, बांग्लादेश की जनता, और क्या चाह रही है शेख हसीना, इसका भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है, किस तरीके से पूरा परिवर्तन आने वाले ब्रिक्स समिट, याद रखना है कि आने वाला ब्रिक्स समिट, इसका प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि ब्रिक्स समिट इस बार जो है 2026 में होने वाला है। और सबसे जरूरी, एग्जाम के जरिए से आप इसमें देखेंगे तो किस तरीके से बांग्लादेश दुनिया का सबसे ज्यादा जूट उत्पादन स्टेट है। जिस तरीके से दुनिया में सबसे ज्यादा जूट उत्पादित करती है बांग्लादेश या करता है बांग्लादेश, वो दोनों दृष्टिकोण से हम देखेंगे। तो चलिए पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं, क्या कहानी, आखिर हुआ क्या। सबसे पहले समझते हैं आखिर हुआ क्या था। आपको पता है, ये शेख हसीना जी जिस तरीके से ये पूरे पश्चिम एशिया, ये कहें कि इस पूरे एशिया माइनर में जिस तरीके से लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर रही हैं, इतना दिन तक इन्होंने बांग्लादेश की सेवा की। शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, पिछले 2 साल से भारत में ये रह रही हैं, अभी इनका भारत में ही निवासी स्थान बना हुआ है। हाल ही में उन्होंने नई दिल्ली से मीडिया के साथ एक लाइव बातचीत की। देखिए, कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता का भी सवाल था, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी था बांग्लादेश की संप्रभुता का कि वहां की प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर यहाँ आके बातचीत कर रही हैं। उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया हमारे यहाँ, हमारी मीडिया के थ्रू। उन्होंने कहा कि वह दिसंबर 2026 में बांग्लादेश वापस लौटेंगे, मतलब उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो बांग्लादेश वापस जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, शेख हसीना ने ये नहीं कहा कि वो सत्ता में वापस आने के लिए लौट रही हैं, या उन्होंने नहीं कहा उनकी पार्टी अवामी लीग उसको उसके अस्तित्व के लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं। उनका कहना था उनकी वापसी का मकसद देश को स्थिरता और प्रगति की तरफ ले जाना है, ना कि अपने आप को सत्ता में लाना है। इनके लिए अगर उन्हें जेल भी जाना पड़े तो उसके लिए वो तैयार हैं। लेकिन असल विवाद उनके इस बयान से नहीं शुरू हुआ, विवाद शुरू हुआ इस बातचीत से कि दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, दिल्ली में ही क्यों की गई है, ये कहानी दिल्ली से ही क्यों शुरू होती है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इसके बाद कड़ा बयान जारी किया और पूरी तरीके से शेख हसीना को सीधे भगोड़ा तक कह दिया। मसला वही है कि शेख हसीना किस तरीके से अपने नेशनल प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि दिल्ली में रह रही हैं, तो यहाँ से रहने के बाद किस तरीके से उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू यह बात का हमारी संप्रभुता के लिए या बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए भी एक सुरक्षा का मसला उठता है कि भारत सरकार को पहले ही चेतावनी दी गई थी, उसे बताया गया था कि ऐसे कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी शेख हसीना जी को, लेकिन इसके बावजूद ये कार्यक्रम होने दिया गया। यानी विवाद सिर्फ हसीना के बयान का नहीं था, विवाद यह भी था कि भारत की जमीन से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को ऐसे बयान देने चाहिए थे या नहीं देने चाहिए थे। मसला, सवाल वही है, बस वक्त, समय और स्थान बदल गया है। अपने देश की राजनीति पर बोलने का मंच कैसे मिला, यह भी सही बात है कि आप अपने देश की राजनीति दूसरे देश में बैठ के कैसे कर सकते हैं। यह डिप्लोमेसी का सवाल था, यह एक संप्रभुता का सवाल था। असली आग यहाँ भी नहीं लगी थी, असली मुद्दा था टाइमिंग का। यही टाइमिंग, यही समय पूरे विवाद में इतना बड़ा बना देती है, क्योंकि वक्त ही डिसाइड करता है कि किसको राजा बनना है, किसको रंक बनना है। टाइमिंग ही असल मुद्दा है। दुनिया में वक्त के साथ, वक्त से बड़ा और वक्त की कहानी के अनुरूप में जो ढलता है उसके सांचे में, वही अलग दुनिया, अलग कहानी, अलग दृष्टिकोण के साथ अलग तरीके से निकल के आता है। अब जरा उस दिन को समझिए जिस दिन शेख हसीना ने दिल्ली से ये लाइव बातचीत की थी। उसी दिन बांग्लादेश में जुलाई क्रांति की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही थी। अगर जुलाई क्रांति की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो उसमें इस तरीके से
यही वो आंदोलन था जिसके पीछे शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हुई थी। इस आंदोलन के द्वारा उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ बांग्लादेश में लोग उस आंदोलन के शहीद को याद कर रहे थे और दूसरी तरफ ठीक उसी दिन उसी नेता की आवाज लाइव टीवी पे सुनाई दे रही थी। ये जिसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ, जिसके खिलाफ ये पूरी कहानी लड़ी गई, 1971 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में नए बांग्लादेश का गठन किया गया। ठीक है, मुद्दा ये था, यही वजह है कि बांग्लादेश सरकार ने इसे सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं माना, बल्कि इसे भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक दृष्टिकोण का अंजाम दिया। इसे अपनी संप्रभुता का भी सवाल उठाया। सही बात है, सच में किस तरीके से अगर आप अपने देश में रह के अपने कूटनीति को अंजाम देते हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये इनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान जी, शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बांग्लादेश का संस्थापक, बांग्लादेश का पिता कहा जाता है, अपने शहीदों का अपमान बताना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। इस विवाद में एक बड़ा नाम सामने आया, शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद जाय का। ठीक है, शेख साजिद वाजेद जाय, उन्होंने भी बयान दिया है और कहा है कि बांग्लादेश अब एक दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। अब जाहिर है इस तरह का बयान ढाका के लिए आग में घी डालने जैसा हो सकता है। मसला वही है, ढाका के लिए आग में घी डालने जैसा तो हो सकता है। तो आपने क्या किया, आपने क्या बनाया, क्या दृष्टिकोण। ठीक है, भारत बांग्लादेश विवाद यहीं से शुरू होता है। यहीं से अब भारत बांग्लादेश, चूंकि बांग्लादेश अब चीन के करीब जाता जा रहा है, हमारी डिप्लोमेसी, भारत की डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में कमजोर हो रही है। सवाल यही था, इसका असर आगे की डिप्लोमेसी पर भी पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या, इसका असर ब्रिक्स समिट पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ सकता है। समय वही है, कहानी वही है, दृष्टिकोण वही है। हम आपको पहले भी कह चुके हैं, इसको बस ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। बहुत सीरियस होकर कुछ नहीं सोचना है, बहुत सीरियस होकर कुछ समझना भी नहीं। बस इसको सिर्फ एक मनोरंजन के दृष्टिकोण से, एजुकेशन को सिर्फ मनोरंजन का रास्ता बनाना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। एजुकेशन को सिर्फ मनोरंजन के तहत ही आप सीख सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भारत ने हाल ही में इस डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट पे जो असर हुआ है, हाल ही पुष्टि की थी कि सितंबर 2026 में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया। अब तारिक रहमान भी आएंगे, शेख हसीना ऑलरेडी यहाँ पे शरण ली हुई है, लेकिन सवाल उठ रहा है क्या इस पूरे विवाद के बाद तारिक रहमान भारत आएंगे या उनको निमंत्रण दिया गया तो वो पहुंचेंगे। देखिए, डिप्लोमेसी में सिर्फ बयान ही महत्वपूर्ण नहीं होते, टाइमिंग बहुत बड़ी चीज है। हम बार बार इस बात को आपको जानकारी दे रहे हैं कि टाइमिंग ही इसका मुख्य विषय है और टाइमिंग के द्वारा ही सब कुछ निर्धारित होता है। टाइमिंग, सिंबोलाइज्म और ट्रस्ट, इन तीनों बहुत बड़ी भूमिका होती है राजनीति में, परिदृश्य में और पड़ोसी देशों में, मुल्क में एक दूसरे के भाईचारे के लिए। अगर बांग्लादेश सरकार को ये लगता है कि भारत शेख हसीना को राजनीतिक मंच उपलब्ध करा रहा है तो जाहिर है दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी और बढ़ सकती है। और यही वजह है कि इस विवाद का असर आने वाले कूटनीतिक मुलाकातों पर पड़ सकता है, ब्रिक्स सम्मेलन पे पड़ सकता है जो सितंबर में होने जा रहा है। लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को अलग नजरिए से देखते हैं, पड़ोसी दृष्टिकोण को छोड़कर, तो उसका सिर्फ एक बात है, यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखिएगा कि भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है और उसी से बांग्लादेश उसका फायदा उठा रहा है। बांग्लादेश पूरी तरीके से अपने आयात निर्यात को जिस तरीके से चाइना के साथ बढ़ा रहा है, जिस तरीके से वो चाइना के नजदीक जा रहा है, जिस तरीके से चाइना के करीब वो बनता जा रहा है, यह मुख्य विषय है। और चाइना जिस तरीके से बांग्लादेश में फंडिंग जारी रखे हुए है, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते इंटरनेशनल रिलेशंस के बेहद महत्वपूर्ण हिस्से रहे हैं, लेकिन क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहे हैं, इनमें ट्रेड भी है, बॉर्डर सिक्योरिटी भी है, कनेक्टिविटी भी है, रीजनल स्टेबिलिटी भी है और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी है। सब कुछ शामिल है क्योंकि हम भारत, हमारा बांग्लादेश और भारत एक दूसरे के पड़ोसी देश है। और यह भी ध्यान रखना है, भारत 4600 किलोमीटर, भारत सबसे ज्यादा अगर सीमा किसी साझा करता है तो बांग्लादेश है 4600 किलोमीटर, बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए ये पूरा मामला आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण कहानी के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ, नए व्यापार के साथ शुरू होने जा रहा है। इकोनॉमी का मेल मसला है, इकोनॉमी और डेमोक्रेसी दोनों साथ साथ चलने वाली है। लेकिन अगर बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने सिर्फ भारत पर बयान नहीं दिया बल्कि शेख हसीना को भी सीधे चुनौती दी है, तो वह चुनौती क्या थी? वह चुनौती यही थी कि अगर इस दृष्टिकोण के साथ भारत आगे आएगा तो कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के रिश्ते प्रभावित होने जा रहे हैं। और अगर भारत बांग्लादेश के रिश्ते इसमें प्रभावित होंगे तो मुख्य विषय यही रहेगा कि रिश्तों को प्रभावित करने के लिए दिसंबर में क्यों लौटना चाह रही हैं शेख हसीना। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी से जुड़े नेता सैयद मुअज्जम हुसैन अलाल ने इस बात का शेख हसीना के फैसले पर सीधा सवाल उठाया। उनका कहना था शेख हसीना को खुद पर भरोसा है कि वो आ पाएंगी, क्या देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है कि वह देश में वापस आ पाएंगी, और फिर दिसंबर तक इंतजार क्यों, वो अभी यानी अगस्त में ही आ जाएं, बांग्लादेश वापस लौट आए। उन्होंने यह भी कहा कि वहां की जनता और प्रशासन तय करेगा कि शेख हसीना का स्वागत होगा कि नहीं होगा। कई मसले हैं, कई कहानियां हैं,
मुख्य विषय यही है कि जो उनका विरोध हुआ, जो शहीदों का अपमान हुआ, जो शहीदों के नेतृत्व वाली कहानियां निकल के आई, किस तरीके से ब्रिक्स समिट को पूरी तरीके से जो है अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। तो शेख हसीना का स्वागत होगा कि नहीं होगा, या उन्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है। ये बताया गया है बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स को कितनी गहरी दरार मौजूद है इंटरनल पॉलिटिक्स में, है ना। एक तरफ शेख हसीना कह रही हैं कि वो सत्ता के लिए नहीं, देश की स्थिर और प्रगति के लिए लौटना चाहती हैं। दूसरी तरफ कहानी अलग है। दूसरी तरफ तारिक रहमान सितंबर 2026 में ब्रिक्स की शिखर सम्मेलन में भारत के निमंत्रण को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, मौजूदा सरकार का सवाल है। अगर इरादा इतना साफ है तो फिर इंतजार किस बात का है। अभी वापस आइए और अभी कहानी शुरू करते हैं। यानी दो बिल्कुल अलग नैरेटिव आमने सामने है, दोनों विपक्षी पार्टियां एक दूसरे से जो है दृष्टिकोण के साथ एक तरफ से 36 का आंकड़ा बनाए हुए हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि समय बहुत कुछ डिसाइड करता है। वही कहानी यहाँ भी है, वही दृष्टिकोण यहाँ भी है। दूसरी तरफ मौजूदा बांग्लादेश सरकार का नैरेटिव भी जुड़ा हुआ है और इसी टकराव ने पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया है। ज्यादा राजनीतिक क्या, जरूरत से ज्यादा ही राजनीतिक बना दिया है। अब सवाल यह है कि भारत के लिए इसका मतलब क्या है। भारत के लिए सिर्फ इसका मतलब यह है कि भारत राजनीति के दुष्कर ये है। तारिक रहमान जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर यही है, ठीक है। तारिक रहमान जी अभी ये 10-12 साल इंग्लैंड में रहे हैं, उसके बाद ये यहाँ पे जब प्रधानमंत्री का चुनाव जीते उसके बाद ये आए हैं बांग्लादेश से, और काफी काफी यंग और काफी एनर्जेटिक रहे हैं। लेकिन इनका जुड़ाव पूरी तरीके से जो है चाइना के साथ लगा हुआ है, और ये जिस तरीके से चाइना के साथ अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है भारत किसी भी तरीके से शेख हसीना को पावर में लाना चाह रहा है। भारत के लिए इसका क्या मतलब होगा, भारत की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से होगी। हमेशा एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट रही है भारत और बांग्लादेश की पॉलिसी। एक तरफ अपने पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, और दूसरी तरफ अपने यहाँ रह रहे दूसरे देश के राजनीतिक नेताओं को लेकर जिस तरीके से बयानबाजियां चल रही, कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। ऐसी परिस्थिति सिर्फ भारत के सामने नहीं आती है, दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर वही बात है, तारिक रहमान भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत आने की तैयारी में है, पुरजोर कोशिश है। भारत बांग्लादेश से जिस प्रकार से संबंध रहे हैं, जिस प्रकार से भारत बांग्लादेश के लिए कोई सामान्य पड़ोसी नहीं रहा है। बांग्लादेश भारत एक बहुत ही अच्छे तरीके से व्यापार, सीमा सुरक्षा और कनेक्टिविटी के साथ, और क्षेत्रीय सुरक्षा, और सबसे महत्वपूर्ण दोनों देशों की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक राजनीतिक जरूरतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वह ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए कभी भी, अब देखिए दूसरी तरफ, ये देखिए बांग्लादेश का जो मुख्य स्टेशन है यहाँ पे, ये देखिए बॉर्डर, ये वाला बांग्लादेश का, ये वाला भारत जो सबसे बड़ी जो सीमा साझा करता है 4600 किलोमीटर। इतनी बड़ी सीमा भारत जो है किसी के साथ और साझा नहीं करता है। मतलब सबसे ज्यादा भारत का जो सीमा साझा करने का जो वो है, ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के कई राज्य, लगभग आप देखेंगे तो लगभग 8 से 9 राज्य इससे बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। 9 स्टेट जो है इससे बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश जो है किस तरीके से अपने दृष्टिकोण के साथ, अब चूंकि शेख हसीना वास्तव में दिसंबर बांग्लादेश लौटती है कि नहीं लौटती, इन दोनों सवालों के जवाब भारत बांग्लादेश के रिश्ते को आगे बढ़ाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। और अगर आप इस पॉइंट से देखेंगे कि किस तरीके से दोनों की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, तो इकोनॉमी मेन गेम होता है दोनों देशों के लिए, इकोनॉमी। क्योंकि आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ये समय है इकोनॉमी का, ये समय है भारत बांग्लादेश की इकोनॉमी किस तरीके से दुनिया में प्रस्तुत होगी। लड़ाई सिर्फ इकोनॉमी की ही है, डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी कितनी महत्वपूर्ण होती है ये सेकेंडरी हो जाता है। दूसरा, किसी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स उसकी फॉरेन पॉलिसी को भी प्रभावित कर सकती है, ये भी बात सच है। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है माइग्रेशन की, पॉलिटिकल एजाइलम और एक साइलेंट पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं, एग्जाइल्ड जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, एग्जाइल्ड है, बाहर है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में कितने जटिल मुद्दे हो सकते हैं, ये सिर्फ बांग्लादेश की खबर नहीं, दुनिया के हर देशों में और कई देशों में पूरी तरीके से प्रभावित रहा है, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान बनने का जो सवाल उठाया गया था, वहां के तारिक रहमान की पार्टी के एक नेता ने उठाया कि जो है बांग्लादेश अब दूसरा पाकिस्तान बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने भी यही आरोप लगा दिया, सेम टू सेम यही आरोप कि जो है बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। शेख हसीना और उनके लोगों द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया। जैसा कि कहानी में दिख रहा है, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, इसने भारत बांग्लादेश के रिश्तों के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। आने वाले हफ्तों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से भारत बांग्लादेश का जो रिश्ता रहा है, जिस तरीके से ये विवाद यही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये विवाद आगे बढ़ता जा रहा है, ब्रिक्स समिट तक इसका असर और गहरा होता जा रहा है। तो ब्रिक्स समिट अब आप देखेंगे कि किस तरीके से बीएनपी, ठीक है, बीएनपी पार्टी किस तरीके से आगे जाएगी, क्या उसका डिस्कस होगा, और ये इस समय सत्ता में भी है। तो ये फॉरेन पॉलिसी शेख हसीना
से लेकर किस तरीके से इनका असर और गहरा होता है। सबसे बड़ा सवाल यही कि शेख हसीना वास्तव में दिसंबर बांग्लादेश लौटती हैं या फिर उनकी वापसी का ऐलान सिर्फ एक औपचारिक या राजनीतिक संदेश बनकर रह जाएगा। इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त जरूर देगा, कहानी जरूर निकलेगी, लेकिन समस्या वही है कि लड़ाई किस बात की है और लड़ाई कहाँ पहुंच रही है, यही समझना है। यही इतिहास है। इसी इतिहास को, यही ज्योग्राफी को समझना होता है कि कहाँ से वक्त बदलता है और वक्त किस मोड़ पे ले जाता है। इसको जो व्यक्ति समझ लिया है उसी की कहानी इतिहास के पन्नों में लिखी जा रही है। बाकी तो ऐसे ही आएंगे जाएंगे, ये इतिहास भूगोल सब यही धरा का धरा रह जाएगा। इस नजरिए से समझना है कि किस तरीके से डिविडेंड, किस तरीके से जो है पूरा गेम खेला जा रहा है, किस तरीके से हमें और हमारा मतलब भारत और बांग्लादेश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है और कौन कर रहा है। दुनिया में ऐसे ऐसे बड़े राजनीतिक जो लोग हैं जो बहुत दूर तक बहुत बड़ी बड़ी चालें चल जाते हैं, जहां आम आदमी तक सोच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी पॉलिटिकल इम्पैक्ट, यही पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है देश और दुनिया और राजनीति, आज अमेरिका दुनिया पे राज कर रहा है तो सिर्फ अपने पॉलिटिकल इम्पैक्ट के कारण राज कर रहा है। उसकी अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता इतनी हाई है कि वो कहीं भी किसी भी वक्त अपने लिए सोच लेता है, समझ लेता है और तब तक महत्वपूर्ण रह जाता है देश के लिए, दुनिया के लिए, कि वो उतने ऊपर तक सोच पाता है। इसी एंगल के साथ वो आगे बढ़ रहा है और उसका इतिहास आज भी उसी तरह से मजबूत बना हुआ है। तो यही कहानी, यही भूगोल, यही इतिहास और यही बांग्लादेश है। इसी तरीके से भारत बांग्लादेश आप देखेंगे, मोहम्मद यूनुस ये जो चीफ एडवाइजर हैं, मोहम्मद यूनुस को आपने नाम सुना होगा। इनको जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है एशिया में ये पहले व्यक्ति थे जिनको जो है इकोनॉमी में जो है इनको मिला था। और अभी भी मुख्य यही रहा है कि जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके से काम किया बैंकिंग क्षेत्र में और जो है महिलाओं के क्षेत्र में, जिस तरीके से उनका सुधार का एक जो है महिला समूह के लिए योजना लाए थे ये, ठीक है। और जिस तरीके से इनको जो है वहां का जो है मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइजर बना और बहुत ही फेमस व्यक्ति है मोहम्मद यूनुस, ठीक है। बांग्लादेश में बहुत ही फेमस है, प्रधानमंत्री से ज्यादा फेमस मोहम्मद यूनुस जी है, ठीक है। मोहम्मद यूनुस को याद रखिएगा, बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है और बांग्लादेश के मुख्य निवासी हैं। तो इस पूरी कहानी के साथ बांग्लादेश का इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी दोनों टकराएंगी। भारत की राजनीति, हम इस बात को सहमत होते हैं, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी पूरी तरीके से इसमें फेल रहे, पूरी तरीके से इस कहानी को नहीं समझ पाए और वो जो कहानी बनी है, बांग्लादेश पूरी तरीके से चीन के नजदीक चला जा रहा है। अगर हमारा इकोनॉमी चीन के पास जाएगा, हमारी कहानी अगर चीन के पास है, बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं और माल चीन को सप्लाई होगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी दृष्टिकोण के साथ उचित नहीं है। तब तक इस कहानी को, भारत बांग्लादेश के रिश्ते को किस तरीके से चाइना प्रभावित कर रहा है, किस तरीके से बांग्लादेश प्रभावित कर रहा है और किस तरीके से भारत प्रभावित कर रहा है, इसको ध्यान में रख के नजर बनाए रखेंगे, अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।